नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर खोलने की मांग हुई तेज। सांसद निशिकांत दुबे ने मंदिर खोलने के लिए सीएम को लिखा पत्र। कहा, मंदिर पर आश्रित दुकानदारों को मिलेगा रोजगार। कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। सरायकेला जिला उपायुक्त ने सीडीपीओ को किया सम्मानित। औरंगाबाद में दिखी वैक्सीन की कमी। पिछले 3 दिनों से वैक्सीन की कमी से लोग परेशान। घंटों इंतजार करने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर से लोग रहे लौट गए। राजधानी पटना से सटे पालीगंज में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए, खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां सिमडेगा से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीपीसी के हार्डकोर माओवादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां बिहार के पालीगंज से ये गिरफ्तारी की गई है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस बिहार पहुंची, जहां उसने माओवादी को गिरफ्तार किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के संवेदक से की थी लेवी की मांग। वहीं संवेदक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें कि टीपीसी के हार्डकोर माओवादी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के पालीगंज से ये गिरफ्तारी की गई है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस बिहार पहुंची, जहां कंस्ट्रक्शन कंपनी के संवेदक से लेवी की मांग की गई थी, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए टीपीसी के हार्डकोर माओवादी को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिमडेगा से हमारे संवाददाता विकास साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर ये गिरफ्तारी की है। टीपीसी के हार्डकोर माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए प्रगति जी, बात ऐसा है कि सिमडेगा पुलिस लंबे समय से, आपको पता है कि अपराध को नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत है, और इसी के तहत पाकटाड़ थाना क्षेत्र में एक पाइपलाइन कंपनी में काम कर रहे संवेदक से लेवी मांग की गई थी, और इसकी शिकायत थाना को दिया गया था। जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिमडेगा के द्वारा एक टीम बनाकर उन्हें बिहार भेजा गया था, क्योंकि मोबाइल लोकेशन बिहार का बता रहा था। उसके बाद वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी विकास, जैसा कि आपने बताया कि मोबाइल लोकेशन बिहार की बता रहा था। बिहार के लोकेशन सामने आने के बाद एक टीम बिहार पहुंची, जहां ये गिरफ्तारी की गई। पालीगंज से ये गिरफ्तारी हुई है। क्या इस दौरान माओवादी के साथ किसी और सदस्य की भी गिरफ्तारी हुई है? क्या आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है? जैसे कि जहां तक की जानकारी मिली है प्रगति जी की एसपी सिमडेगा अभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल की जानकारी देंगे, लेकिन हमारी सूत्रों के हिसाब से जैसी खबर मिल रही है कि वो सबसे पहले लेवी मांगने के बाद पुलिस की जब शिकंजा पड़ी तो वो बिहार भाग गया था, जिसे स्पेशल टीम के द्वारा पकड़कर लाई गई है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल के लिए 3 बजे जब एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि एसपी ने कहा है, जैसा कि मेरी बात हुई है, कि हार्डकोर माओवादी है और वो इनामी भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब खुलासा होगा तब वो क्या कुछ मामला है वो खुलकर सामने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात देवघर की करेंगे, जहां बाबा बैजनाथ और बासुकीनाथ मंदिर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों करोड़ों लोग रोजी रोजगार से जुड़े हैं। बाबा बैजनाथ और बासुकीनाथ मंदिर कोरोना महामारी की वजह से काफी समय से बंद रहने की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए अब सांसद निशिकांत दुबे ने मंदिर खोलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। सांसद ने कहा है कि मंदिर खोले जाने से मंदिर पर आश्रित दुकानदारों, रिक्शा चालकों सहित कई संगठित और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। मंदिर बंद हो जाने की वजह से ये लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। तो बाबा बैजनाथ और बासुकीनाथ मंदिर से लाखों लोग रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं। वहीं पिछले लंबे समय से कोरोना काल के चलते सभी धार्मिक संस्थानों को बंद किया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान मंदिर परिसर को भी पिछले लंबे समय से बंद करने के आदेश राज्य सरकार ने दिए थे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जहां आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके चलते ये लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं लॉकडाउन के दौरान
मंदिर बंद थे। अब एक बार फिर से मंदिर खुल गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीतांबर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीतांबर, पिछले काफी लंबे समय से कोरोना काल के चलते जहां मंदिरों को बंद रखा गया था, वहीं अब अनलॉक के चलते जहां मंदिरों को खोलने की इजाजत दी गई है, मंदिरों को खोलने की इजाजत की मांग की जा रही है, जिससे मंदिर से जुड़े लोगों को जो आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लग सके, जो मंदिर पे आश्रित जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे ने लगातार बाबा मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर खोलने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर उन्होंने संदेश जारी किया कि मंदिर को खोला जा सकता है, लॉकडाउन अभी है और प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन है, कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल है, उस हिसाब को लेकर मंदिर खोलना चाहिए। ये निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार को पत्र बिल्कुल पीतांबर, जैसा कि आपने बताया कि लगातार सांसद मांग कर रहे हैं कि मंदिर खोला जाए जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी प्रभावित हो, लोगों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार आए, लेकिन इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कैसे किया जाएगा और अगर मंदिर खोलने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवा पाएगा प्रशासन? देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कोरोना महामारी को लेकर गाइडलाइन जारी किया है और सरकार को उन्होंने लिखा है कि स्लॉट, ऑनलाइन स्लॉट के आधार पर आप श्रद्धालुओं को यहाँ पर आमंत्रण करें और जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से वो मंदिर में प्रवेश करें और प्रवेश द्वार पर वो जांच करके ही श्रद्धालुओं को अंदर जाने दें और दूसरे राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड टेस्ट निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उन्होंने श्रद्धालुओं को लाने के लिए कही गई है। जी बिल्कुल पीतांबर, तो लगातार सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा ये मांग की जा रही है कि मंदिर परिसर को खोला जाए जिससे आने वाले समय में जो मंदिर पे जो आश्रित हैं उनकी आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं सुधार हो पाए। अब उसको लेकर के मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र भी लिखा है जिसमें ये मांग की गई है कि मंदिरों को खोला जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर हेमंत सरकार, राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेती है, क्या मंदिर को खोलने की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पीतांबर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात हजारीबाग की करेंगे, जहां जिले में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होगी। ऐसे में बच्चे जब अस्पताल आएंगे तो उनके लिए चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहे, इसको लेकर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने व्यापक तैयारियां की हैं। बच्चों को इलाज के दौरान अच्छा माहौल देने के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक चाइल्ड फ्रेंडली यूनिट भी बनाया जा रहा है। बता दें कि अस्पताल के शिशु वार्ड के चाइल्ड फ्रेंडली यूनिट में तरह तरह की कलाकृति भी बनाई जा रही है, जिसमें कार्टून को विशेष स्थान दिया गया है। ये चाइल्ड फ्रेंडली यूनिट बनाया गया है, चाहे बच्चे आए इलाज करवाने के लिए तो उन्हें किसी तरह का भय ना लगे और इन लोग के लिए प्ले ग्राउंड जैसा एक मतलब छोटा सा स्पेस बना गया ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और मनोरंजन भी हो बच्चों लोग और डर ना लगे। जैसे आते हैं तो बच्चे तो उन लोग को डर लगता है और इसलिए मतलब पेंटिंग वगैरह बनाया गया, चाहे बच्चे इसको देख के आकर्षित हो। और सरायकेला जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों को बेहतर ढंग से प्रेरित करने का कार्य किया गया। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें टीकाकरण से जोड़ने की मुहिम भी चलाई गई, जिसमें जिला प्रशासन को कामयाबी भी मिली, जिसे देखते हुए जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी समेत कई लोगों को सम्मानित किया। वहीं सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी ने कहा कि आज सम्मानित होकर वो काफी खुश हैं। इस सम्मान के लिए उन्होंने उपायुक्त को धन्यवाद भी दिया। औरंगाबाद में 3 दिनों से वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन लगवाने आए लोगों को वैक्सीन नहीं होने के कारण बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस लौटना पड़ रहा है, जबकि 6 महीने में 18 लाख वैक्सीन लगनी है।
हालांकि जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी पकड़ी ही थी कि शनिवार को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई। आज भी कई सेंटरों पर लोग वैक्सीन लेने पहुंचे और घंटों बैठे रहने के बाद वैक्सीन नहीं लग पाई। ना तो कुछ नोटिस चिपकाया हुआ था और ना ही कोई बताने वाला वहां मौजूद था। इसी कारण लोग घंटों बैठने के बाद अपने घरों को वापस चले गए। जबकि 6 महीने में जिले के 1,80,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है, लेकिन इससे पहले ही वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई। वैक्सीन लेने के लिए दूर दराज से आए लोग वैक्सीन सेंटर में परेशान हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी सामने आ रही है। बढ़ते आगे, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीकाकरण कार्य में कमी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्य सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि टीका निर्माण करने का कार्य जिस तेजी से चल रहा है, उसी तेजी से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने तक बिहार में वैक्सीनेशन करने का पूरा प्लान बन गया है। साथ ही राज्य में वैक्सीनेशन की कमी नहीं होगी। काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का निर्णय किया और 6 माह में 6 करोड़ डोज दिए जाएंगे, उसकी पूरी कार्य रचना हम लोगों ने तैयार की है। और आप सब लोगों को भी मालूम होगा कि भारत के अंदर जिन 2 जगहों पर यह वैक्सीन बन रहा है, उस वैक्सीन के भी बनने की रफ्तार प्रति माह बढ़ने वाली है। और इसी के साथ यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24x7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात बेगूसराय की करेंगे, जहां आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना चौराही ओपी क्षेत्र के रामपुर कचहरी के पास की बताई जा रही है। वहीं मृतक की पहचान खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के खोदावंदपुर वार्ड नंबर 10 के रहने वाले रामकुमार साहू के रूप में की गई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज सुबह रामकुमार साह किसी कार्य से साइकिल से जा रहे थे। इसी क्रम में अज्ञात वाहन ने उन्हें टोकर मार दी और सुनसान रास्ते का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बेगूसराय में बीती रात एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ। बता दें कि हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बलिया थाने के ड्राइवर संतोष पासवान की मौत हो गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया के पास की बताई जा रही है। वहीं गश्ती के दौरान इस हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि जिस वक्त संतोष पासवान पुलिस के साथ रात्रि गश्त कर रहे थे, तभी बड़ी बलिया के पास जाने के बाद एक अर्धनिर्मित मकान के नजदीक उन्होंने गाड़ी रोका और वो अर्धनिर्मित मकान की छत पर गए। छत पर जाने के क्रम में ही नीचे लटक रही हाईटेंशन की तार की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं संतोष पासवान दैनिक मजदूरी लेकर बलिया थाने की गाड़ी चलाते थे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर संतोष पासवान किस वजह से गश्ती दल को छोड़कर उस अर्धनिर्मित मकान की छत पर गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
वहीं पटना से सटे पालीगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के कुरकुरी गांव के पुल के पास तेज रफ्तार हाइवा और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद नाराज ग्रामीणों ने आधे घंटे तक सड़क को बाधित कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। घटना की सूचना पर पहुंचे स्थानीय थाने की पुलिस ने नाराज लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि इस दौरान मृतक युवक की पहचान अंकुरी के रहने वाले जयनारायण मोची के 18 साल के बेटे मोहित कुमार और सिपाही राम के 23 साल के बेटे लालमोहन कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों युवक पालीगंज के लिए घर से निकले थे। अभी वो कुरकुरी पुल के पास पहुंचे ही थे कि विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अस्पताल में मौजूद परिजनों ने बताया कि दोनों युवक पुणे में मजदूरी का काम करते थे। सर, ऐसा हुआ कि वो दोनों लड़का घर से निकला बाइक से कुछ सामान लेने के लिए पालीगंज में। तो पालीगंज आने से पहले ही वो दोनों लड़का को कुरकुरी पुल के नीचे डंपर वाला ट्रक जो है वो रौंद कर चला गया और घटनास्थल पर ही दोनों का मौत हो गया। रामगढ़ जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। आपको बता दें कि अपराधी अब महज कुछ रुपयों की रंगदारी की मांग को लेकर किसी की जान लेने पर भी उतारू हो गए हैं। एक ऐसी ही घटना रामगढ़ के पचड़ा निवासी ठेकेदार अशोक पासवान के साथ घटी। ठेकेदार अशोक पासवान पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में ठेकेदार अशोक पासवान बच गए, लेकिन उन पर हमला करने आए अपराधी खुद दुर्घटना के शिकार हो गए। दरअसल अशोक पासवान से कुछ दिनों से रंगदारी की मांग की जा रही थी। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। वहीं हमला कर भागने के दौरान मलकुदरा ओवरब्रिज के पास डिवाइडर से अपराधियों की बाइक टकरा गई, जिससे तीनों अपराधी घायल हो गए, जिनमें से एक की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं अशोक पासवान ने इस घटना की जानकारी गोटवा पुलिस को दी। बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और जमशेदपुर में एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की पिछले 25 दिनों से लापता है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। बच्ची के परिजन काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि परिजनों ने नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 जून को सीताराम डेरा थाने में दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस बच्ची को अब तक नहीं खोज पाई। वहीं भारतीय तैलिक साहू के महासभा की सलाहकार समिति के सदस्य और महिला जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में परिजन सीताराम डेरा थाना पहुंचे और नाबालिग को जल्द से जल्द खोजने की थाना प्रभारी से गुहार लगाई। ये सीताराम डेरा थाना का मामला है। एक 17 साल की नाबालिग बच्ची है जो फेसबुक के माध्यम से कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें लड़का 3 तारीख को उससे मिलने के लिए आए थे और उसको साथ में लेके चले गए बहला फुसला करके। तब से आज तक लड़की का 25 दिन होने को आया, कोई अता पता नहीं मिल रहा है। और सीताराम डेरा थाना में लड़की का लापता और खोजने के लिए परिवार की तरफ से एक केस दर्ज किया गया है, लेकिन हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि जल्दी से जल्दी उस बच्ची का पता माता पिता को मिल जाए। बढ़ते आगे, जहां गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 23 मवेशियों को जब्त किया है। इस संबंध में सब इंस्पेक्टर कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह पता लगा कि बेलागड़ा के रास्ते से मवेशी तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान 23 मवेशियों को जब्त किया गया। वहीं पुलिस के वाहन देख तस्कर भागने में सफल रहे। हालांकि पुलिस तस्करों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। तो गुमला में 23 मवेशियों को पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें कि इस दौरान तस्कर भागने में सफल रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार तस्करों की खोजबीन के लिए छापेमारी कर रही है। जगह जगह पर पुलिस के द्वारा
छापेमारी की जा रही है। जल्द ही तस्कर पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन इस दौरान गुमला में 23 मवेशियों को पुलिस ने जब्त किया है। बता दें कि इस संबंध में सब इंस्पेक्टर कौशलेंद्र कुमार का कहना कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई, जहां बेलागड़ा के रास्ते से मवेशी तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। वहीं पुलिस को इस छापेमारी में बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने 23 मवेशियों को जब्त किया है। सूचना मिला कि बेलागड़ा के समीप कुछ मवेशी तस्करों द्वारा मवेशी का तस्करी किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही थाना से एक पुलिस टीम गठित करके छापामारी के लिए निकला। यहाँ पर देखा कि कुछ मवेशी तस्कर पुलिस की गाड़ी को आते देख भागना स्टार्ट कर दिए, जिसकी छापेमारी की जा रही है और साथ ही साथ कुछ मवेशी को थाना में लाया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात नालंदा की करेंगे, जहां खाते से पैसा गायब होने का मामला सामने आया है। जी हां, नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल के राजगीर में सीएसपी संचालक द्वारा करीब 10 लाख से ज्यादा की राशि खाताधारियों के खाते में गबन कर लिए जाने का मामला सामने आया है। ये मामला दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक राजगीर बाजार शाखा से संबंधित सीएसपी सेंटर का बताया जा रहा है, जहां सीएसपी के संचालक प्रेम कुमार के द्वारा खातेदार को गुमराह कर कई बार अंगूठा लगवाकर एक खातेदार राजगीर निवासी मंजू देवी के खाते से लगभग 5,73,000 की राशि खाते में जमा कराई गई। वहीं मामला उजागर होने के बाद सीएसपी संचालक फरार हो गया। इस मामले में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक राजगीर शाखा प्रबंधक निशु कुमार का कहना है कि जैसे ही सीएसपी सेंटर में लापरवाही की शिकायत मुझे मिली, तुरंत रीजनल ऑफिस में सूचना दी गई। इस दौरान अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो नालंदा में खाते से पैसा गायब होने का मामला सामने आया है, जहां सीएसपी संचालक द्वारा करीब 10 लाख से ज्यादा की राशि खाताधारियों के खाते से गबन कर लिए जाने का मामला यह निकल करके सामने आया है। हालांकि पीड़िता के द्वारा पुलिस में तहरीर दी गई है। लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं सीएसपी संचालक इस दौरान फरार बताया जा रहा है। संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जल्द से जल्द पीड़िता का पैसा वापस दिलाने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हमारे बैंक के प्रेम कुमार चलाते हैं, उनका 2 कस्टमर का शिकायत हमारे पास आया है। एक मंजू देवी का, गुरला देवी का, जिनका पैसा इन्होंने वहां जाकर के अंगूठा लगाया और वो पैसा ट्रांसफर कर लेता था। ये मार्च महीने से चला आ रहा था। अभी जून में जाकर के इन लोग का शिकायत आया मेरे पास, तो जिस शिकायत आया उसी दिन मैंने रीजनल ऑफिस को फॉरवर्ड किया और रीजनल ऑफिस गुवाहाटी मेरा बैंक का है, वहाँ से वो सीड और कंपनी के पास फॉरवर्ड होकर के वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ कस्टमर के द्वारा सही थाने में एफआईआर करवाई गई है। थाने से इंस्पेक्टर साहब आकर के यहाँ से सारा डाटा प्रेम कुमार कर लेते गए हैं। जितना जल्दी वो अरेस्ट होता है या फिर कंपनी कार्रवाई करती है, इन लोग का पैसा मेरे माँ के साथ हुआ है कि 5,15,000 रुपये फर्जी रूप से पैसा निकाल लिया गया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का जो सीएसपी सेंटर है ना, पंडितपुर ब्रांच का, वो निकाल लिया। प्रेम कुमार नाम जो चलाता है संचालक, उसका नाम प्रेम कुमार है। जब हम लोग को मालूम चला, जब इसका नंबर बंद बताया प्रेम कुमार का, तो मेरी माँ मेन ब्रांच में गई जो बड़े संगत के ऊपर है, तो वहाँ से मालूम चला कि हमारे अकाउंट से, मेरी माँ के अकाउंट से 5,15,000 रुपये निकाल चुका है। ये जब जाते थे वहाँ तो इनको अंगूठा लगाया जाता था, ऐसा अंगूठा लगाता था और बोलता था कि स्कैन नहीं हो रहा है, कभी बोलता था कि लिंक नहीं है। इसी तरह से टाल मटोल करते चला गया, लेकिन पैसा निकल गया। पैसा निकाल लिया और अदर अकाउंट पे अपने ट्रांसफर करता चला गया। गुमला में बाबा टांगीनाथ धाम और थाना परिसर में पौधारोपण किया गया है। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि गुमला जिले के शीर्ष धार्मिक स्थल बाबा टांगीनाथ धाम और डुमरी थाना परिसर में सरना समिति के जिलाध्यक्ष हंदू भगत और थाना प्रभारी मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। वहीं टीम के साथ टांगीनाथ धाम पहुंचे भगत ने पहले मुख्य मंदिर में माथा टेका और जिलेवासियों के स्वास्थ्य की कामना की, जिसके बाद धाम परिसर में चंदन, बेल, आंवला, जामुन, करंज जैसे 20 पौधे लगाए गए। वहीं डुमरी थाना परिसर में थाना प्रभारी मनीष कुमार संग मिलकर हिंदू भगत ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लोगों को संदेश दिया। साथ ही इस मौके पर लगभग 20 पौधे श्रद्धालुओं के बीच बांटे गए।
वहीं उन्होंने आम जनता से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा लगाकर अपनी भूमिका निभाने की अपील की है। बता दें कि इस मौके पर एसआई पवन तिर्की, एसआई सूरज कुमार यादव, एसआई देवदत्त कुमार, अजीत कुमार विश्वकर्मा, वहीं क्रिस्टोफर लकड़ा भी शामिल रहे। अंधु भगत आज जो है दैनिक जागरण के द्वारा ऑक्सीजन है वरदान के तहत इनका जो कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत हम लोग आज कांगनाथ धाम में वृक्षारोपण करने का काम हम लोग किए। आज हम लोग चंदन का गाछ, आंवला का गाछ, बेल का गाछ, अन्य करंज का गाछ, उपयोगी गाछ हम लोग लगाने का काम किए। और इसी तरह से हम लोग पूरे जिला में हम लोग को वृक्ष लगाने का हम लोग संकल्प है। कम से कम 1000 से 5000 वृक्ष लगाना है। बढ़ते हैं आगे, जहां स्कूलों के प्रिंसिपल ने उपायुक्त रांची छवि रंजन से मुलाकात की। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछले साल की तरह शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी नहीं करने और अन्य कोई शुल्क नहीं लेने के आदेश को लेकर स्कूलों के प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखा। निकाला गया था वो 2021 में पिछले साल निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो आदेश था उसके आलोक में निकाला गया था और फिर शिक्षा विभाग से बातचीत की गई है और क्योंकि वहां से कोई मार्गदर्शन अभी तक आया नहीं है इस शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए, तो जो आदेश निकाला गया है उसको हम लोग विभाग को मार्गदर्शन के लिए भेजेंगे और जब तक वहां से एक स्पष्ट निर्देश नहीं आता है तब तक के लिए जो आदेश निकाला गया है उसको हम लोग अभी अभ्यास करेंगे, वो लागू नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।